वेलकम एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आपको अपने YouTube चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो कि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सॉल्यूशन चैप्टर का, और ज्यादातर न्यूमेरिकल दोस्तों यहीं से पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। चलो दोस्तों, हेडिंग करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। चलो आप लोग भी मेरे साथ साथ हेडिंग करना स्टार्ट कर दो, और एक पेन और पेपर के साथ आप लोग हमेशा बैठा करो। ये आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि पेन और पेपर लेके बैठा करो। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, ऐसे सॉल्यूशन में बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं कि सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि सॉल्यूट का नंबर के ऊपर डिपेंड करेंगे। सॉल्यूट की जो नंबर ऑफ संख्याएं हैं सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। फिर से एक बार बोल रहे हैं इसको कि कुछ प्रॉपर्टी होता है सॉल्यूशन का जो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है, नंबर सॉल्यूट की जो नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट depends on the number of solute particles but not the nature of the solute, not on the nature of solute sorry। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर के ऊपर ये डिपेंड करेंगे कि कितने वो लोग नंबर में हैं। सॉल्यूट का क्या नेचर है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेंगे। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से पढ़ते हैं। समझ में आया? तो ऐसे प्रॉपर्टीज क्या सारे हैं सॉल्यूशन में, क्या सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसके लिए हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, चार ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो चार प्रॉपर्टी जो है वो आप लिखो यहां पर एक एक करके। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। यह है पहला प्रॉपर्टी जो ये बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर टू में दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ में आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार चीज पहले दिमाग में सेट कर लो, ये चार चीज है भाई। एक एक करके हम लोग सारे का कहानी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बढ़िया एकदम। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? चार चीजें हैं जिसको हम लोग वन बाय वन करके अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला है दोस्तों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हटा देते हैं क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर बात करेंगे तो एक एक करके हम लोग सारा कहानी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो, एक प्योर लिक्विड है आपके पास, ठीक है, क्या है, प्योर लिक्विड है, तो उसमें पता है आप लोगों को कि अगर प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, उसके लिए जो वेपर प्रेशर यहां पर बनेगा ये आपका पी नॉट होता है। अब इसी सॉल्वेंट में एक सॉल्यूट अगर हम ऐड कर दे, ठीक है, इसी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट ऐड कर दे तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बनता है, थोड़ा सा सॉल्यूट अगर ऐड कर देते हैं तो ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर हो गया, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो, सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर जो बनेगा ये आपका लेट्स सपोज पी एस मतलब सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर, और पी नॉट मतलब प्योर स्टेट में जो है वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर जो कि ज्यादा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये पी नॉट जो है ये ज्यादा रहेंगे, ये आपका पी नॉट जो है ज्यादा रहेंगे। तो यहां पर एक डिफरेंस नजर आएंगे कि प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर प्रेशर है उसके साथ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसमें एक डिफरेंस आप देख सकते हो कि डिफरेंस जो है ये आपका पी नॉट माइनस पी एस, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी। ये है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो, रिलेटिव मतलब क्या होता है, रिलेटिव मतलब ये होता है दोस्तों कि उसको हम कंपैरिजन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो रिलेटिव मतलब होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब है कि ये डेल्टा पी बाई पी नॉट, ठीक है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये होता है डेल्टा पी बाई पी नॉट। अब ये किसके साथ समान होगा, ये दोस्तों समान होंगे कि जो सॉल्यूट यहां पर डाला जा रहा है उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसके ऊपर। यानी कि अगर हम बात करें कि डेल्टा पी बाई पी नॉट ये किसके साथ समान होगा ना, डेल्टा पी बाई पी नॉट ये आपका x2 के साथ क्या होगा, बराबर। क्या सारा चीज सही से चल रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम अच्छे से सारा चीज भाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे N2 बाई N1 प्लस N2। अब देखो, ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, क्या है, बहुत ही डाइल्यूट। तो डाइल्यूट है मतलब N1 के रेस्पेक्ट में N2 बहुत ही कम प्रेजेंट है। मान के चलो आप N1 जो है बहुत ही ज्यादा है N2 के रेस्पेक्ट में, तो यू कैन राइट, क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू N2 बाई N1। अब देखो, ये जो N2 है ये क्या है आपका W2 बाई M2, और दोस्तों ये N1 क्या होगा, W1 बाई M1, तो M1 ऊपर उठेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका डेल्टा P बाई P नॉट। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो मोलर मास है, मतलब जो सॉल्यूट है यहाँ पर, उस सॉल्यूट का जो मोलर मास होता है, उस सॉल्यूट का मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। जैसे M2 जो है, अगर आप चाहते हो तो कैलकुलेशन कर सकते हो M2 की, इस चीज को यहां पर ले आओ, तो W2 M1 डिवाइडेड बाई जो डेल्टा P है दोस्तों, डेल्टा P है ऊपर, ये नीचे आ जाएंगे और ये W1 है, तो M2 आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अब थोड़ा सा यहां पर आप थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो एक चीजें नजर आएंगे, ये हमेशा देखोगे आप चार केसेस में ही, कि M2 के साथ ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर बन रहा है, ये इसका जो रिलेशन है ये इनवर्सली रिलेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, इनवर्टली रिलेटेड है, राइट। अब W2 क्या है, W1 क्या है, M2 क्या है, M1 क्या है, ये सारा चीज आप ध्यान रखोगे। कैसे ध्यान रखोगे कि W2 जो सर है ये आपका सॉल्यूट का जो है कितना मास हम लिए हैं, यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूट। ये जो W1 है ये आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट, सारा चीज हम लिख देंगे भाई, दिक्कत लेने का दिक्कत नहीं होगा। आपको ध्यान रखना कि ये मास ऑफ द और वेट ऑफ, ये जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये W2 जो है
ये W2, ये वेट ऑफ मास ऑफ कितना आप लिए हो सॉल्यूट वो है, ठीक है। और ये जो M1 है ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, और M2 जो है जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये आपका मोलर मास ऑफ, ये क्या है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलो ये तो बन गया कहानी, ओके, समझ में आया ये चीज। आगे बढ़े कि नहीं बढ़ा, देखो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया रिलेटिव लोअरिंग वाला क्या कहानी। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, ये क्या है, देखो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बढ़ गया। एक प्योर सॉल्वेंट था आप लोगों के पास, देखो प्रैक्टिकली चीजों को पहले समझो। प्योर सॉल्वेंट था जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेट सपोज था आपका, जैसे प्योर वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइल करेंगे। अब इसमें क्या डाला गया, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो डाला गया। क्या डाला गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो डाला गया, ओके। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएंगे, 100 के ऊपर चले जाएंगे, जैसे 104 हो गया मान के चलो, कितना हो गया 104, बढ़ गया थोड़ा, क्योंकि हम लोग को ये चीज पता होता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूट सॉल्यूशन में आते ही क्या करेंगे, जो वोलेटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था उसको रोकेंगे, जैसे कि वो लोग लिक्विड फेज को छोड़ के वेपर फेज में ना जा सके, ठीक है, ये रोकेंगे। तो यहां पर एक डिफरेंस आपको दिख रहा है कि पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 104 हो गया, ठीक है, 104 हो गया। तो एक डिफरेंस आपको दिखेगा, यह है आपका बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, इसी के ऊपर यह कहानी आधारित है, ठीक है। तो लेट सपोज आपका जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर TB नॉट है और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये आपका TB है, तो TB जो है वो बड़ा होगा, TB जो है दोस्तों वो बड़ा होगा, ठीक है, TB जो है वो बड़ा होगा। तो यहां पर दोनों में डिफरेंस रहेगा, TB माइनस TB नॉट, ये चीज, ये इसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TB। अब इसकी क्या जरूरत, मतलब इसको निकाल के हम लोग क्या ही करेंगे, देखो ये डेल्टा TB जो है ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन आपका यहां पर बना था, उस सॉल्यूशन का कुछ कंसेंट्रेशन रहा होगा। तो हम लोग यहां पर जो कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं वो मोललिटी में होगा, कहां पर होगा, मोललिटी में होगा, जिसका मतलब है ये डेल्टा TB जो है, ये डेल्टा TB ये प्रोपोर्शनल टू दोस्तों मोललिटी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मोललिटी हो जाएगा, समझ में आया। अब मोललिटी को हम लोग को पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी सिखाएंगे, डोंट वरी, सिखाएंगे। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी जो है उसको हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत एक कांस्टेंट आएगा KB, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वही M आएगा, क्या आएगा, M आएगा। अब ये हो गया आपका कहानी। अब देखो ये जो M है मोललिटी, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मोललिटी मतलब होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यहां पर बात करते हैं कि W
2 ग्राम आपका जो मास ऑफ सल्यूट था दोस्तों, W2 ग्राम सल्यूट था, ठीक है। तो W2 ग्राम उसमें सल्यूट था और इस सल्यूट का जो मोलर मास है ये आप M ले लो या तो M2 ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, तो मोल कितना आएगा भाई, मोल कितना आएगा बताओ, मोल कितना आएगा, सॉल्यूट का मोल आएगा W2 बाई M2। बात समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसान है। मोल्स निकाल दिए हम लोग। अब देखो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट कहां मिलेगा भाई, चलो बात करते हैं सॉल्वेंट, यानी कि यहां पर सॉल्यूशन की अगर वॉल्यूम बात करें, सॉल्यूशन का जो मास है, लेट सपोज वो W1 ग्राम है, या तो आप ऐसा करो कि W1 ग्राम जो है ये आपका सॉल्वेंट ही है, चलो सॉल्वेंट का मास है, ठीक है। तो अगर इसको केजी में करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, W1 बाई 100 नहीं 1000 होगा, ठीक है। तो ये मोलालिटी क्या हो जाएंगे, मोलालिटी क्या हो जाएंगे भाई, W2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा W1 बाई 1000, ठीक है। तो चलो ये तो निकालना आता है हम लोगों को, आता है हम लोगों को, ये आता है कैसे एक मोलालिटी कैलकुलेट किया जाता है, बोलो आता है कि नहीं? आता है भाई, आता है, इतना टेंशन क्यों लेते हैं आप। तो चलो इस मोलालिटी को यहां पर रख दो भाई। तो डेल्टा टीबी ये बराबर होगी आपका केबी इंटू मोलालिटी का जो एक्सप्रेशन यहां से आया है उसी को आप यहां लिख दो, ठीक है, आप उसको यहां लिख दो W2। अच्छा किसको बताओ ये चीज नहीं समझ में आया, किन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आया कि W2000 ये सब क्या हो रहा है भाई, क्या चल रहा है, हाँ क्या चल रहा है क्या, हाँ देखो, तो आप एक चीज पे गौर करो, M2 में, M2 नहीं पता, M2 को क्या करेंगे, M2 के साथ इसका रिलेशन क्या है रिलेशन क्या है भाई, कैसे है रिलेशन, देखो M2 के साथ इसका वही जो आप लोगों को अगले क्या बोलते हैं इसको, अगले या पिछले आगे का कहानी में जो बताया आपको कि ये यहां पर जो रहेगा कॉलिगेटिव प्रोपाइड, उसके साथ मोलर मास का ऐसे ही रिलेशन, ऐसा ही संबंध बनेगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, देख लो आप लोग, कोई तो है, क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है मतलब ध्यान नहीं है आप लोगों का क्लास में, नहीं समझ में आ रहा है, इसका यही मतलब है। तो ये देखो इनवर्सली है, ये इतना बार चीख के बता रहा है कि ये मोलर मास है, सॉल्यूट का मोलर मास है, ये समझ में आ रहा है, सॉल्यूट का मोलर मास है भाई ये M2, ठीक है। इसको ही कैलकुलेट करेंगे हम, इसको कैलकुलेट करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से। ये बताना चाहते हैं हम, ये बताना चाहते हैं कि हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब M2 को अगर आप ऐसे लिखोगे कि M2 जो है ये आपका डेल्टा टीबी, वहां चले जाएंगे केबी डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा टीबी, ठीक है। तो ये चीज आता है, अब रटने की कोशिश मत करना, ये सारी चीज समझ के पढ़ लो, आराम से दिमाग में रहेंगे, रटने की कोई कोशिश नहीं करेगा। अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है आप कमेंट करो कि सर नहीं समझ में आया, तो बता देंगे भाई, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो इसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, चलो भाई ग्राफिकली देखते हैं क्या है, ठीक है, ग्राफिकली क्या होगा। अब ग्राफ आते ही सर रोना आ जाते हैं। ग्राफ ऐसा चीज है कि बहुत लोगों को दिक्कत भी करते हैं और बहुत लोगों का काम आसान भी कर देता है। बोलो आप कौन सा कैटेगरी में पढ़ते हो, ग्राफ देखते ही क्या डर लगता है, डरने की बात नहीं है भाई। देखो अब यहां जो है वेपर प्रेशर y एक्सिस में हम लोग लिखेंगे, और यहां पर जो x एक्सिस है इसमें आप टेम्परेचर लिखेंगे केल्विन में। टेम्परेचर को टेम्परेचर लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, टेम्परेचर आप केल्विन स्केल में ले लो, डिग्री सेल्सियस ले लो, दिक्कत नहीं है।
टेम्परेचर की बात हो रही है। ओके, अब देखो ऐसे और ऐसे ऐसे क्या है भाई, ऐसे क्या है, क्या लिख दिए हैं? हाँ? क्या है, क्या ये चीज दोनों ऐसे? हाँ? क्या है, रास्ता जा रहा है क्या? हवा में रास्ता जा रही है? नहीं, हवा में रास्ता नहीं है भाई, ये एक ग्राफ का एक रिप्रेजेंटेशन है, आपको बता रहे हैं। ऊपर में जो है ये आपका वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और नीचे का जो है थोड़ा सा गैप बना के थोड़ा सा नीचे ये आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा कि नीचे क्यों है सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुसा है और सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, इसीलिए उसका वेपर प्रेशर कम होगा, नीचे होगा। ठीक है, इतना कहानी तो सर पेड क्लास में भी नहीं बताते हैं, आप क्यों बता रहे हो? ठीक है, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए भाई, ऐसे थोड़ी पढ़ाना कुछ भी बोल के चले जाएंगे। अगर आप लोगों को समझ भी नहीं आए तो क्या फायदा, बोलो बोल के कुछ फायदा है क्या? अब देखो हम लोग ना ऐसे, क्या हो गया भाई इसे खोलता, हाँ चलो देखो यहां पर आप एक एटीएम की बात करो, एक एटीएम क्यों करते हैं हम, क्यों करें भाई हम एक एटीएम की बात क्यों करें? क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mmHg, राइट राइट राइट, 750 750 760 760 760। तो दोस्तों हम लोग का जो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 होता है mmHg, ठीक है, ठीक। तो इसी में बॉयल करते हैं लिक्विड। तो चलो लिक्विड के ऊपर, मतलब जो लिक्विड आप रखे हो उस लिक्विड के ऊपर अगर वेपर प्रेशर मापोगे, आप मेजर करोगे, तो अगर एक एटीएम आता है ना, एक एटीएम आए, एक एटीएम अगर आता है तो उसका, एक एटीएम अगर आएंगे तो उसी टाइम वो बॉयल करेंगे, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो चलो चलते 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 चले, यस। तो यहां पर आपको मिला एक पॉइंट, और इस पॉइंट से आगे नहीं जाओ, इससे आगे मत जाओ भाई, इससे आगे मत जाओ, इसके आगे घने जंगल है, मत जाओ, नीचे आओ, वापस आओ, मत जाओ आगे, नीचे आओ, नीचे 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 आ जाओ। ओके, तो नीचे आएंगे, नीचे आने से देखो हर एक पॉइंट आपको टेम्परेचर दर्शा रहा है, हर एक पॉइंट में आपको टेम्परेचर मिलेगा यहां पर। तो ये जो टेम्परेचर मिलेगा इसमें प्योर सॉल्वेंट का आपको क्या मिलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, की भी एक एटमॉस्फेयर के साथ बराबर हो गया उसका वेपर प्रेशर। तो ये बॉयल करेंगे बॉयल करेंगे बॉयल करेंगे, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अब प्योर है, तो प्योर मतलब इसको तो कुछ नोटेशन देना पड़ेगा कि हाँ ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, तो टीबी नॉट लिख दो। अभी तक आपको अगर नहीं पता है ये सारे चीज, तो आप जरूर पता करें कि ये सारे क्या होते हैं, टीबी नॉट, ठीक है। बीपी मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म है भाई, 1 atm, ठीक है। अब देखो उसको आगे चलो, आगे आगे जाना मना था ना, जंगल था ना, नहीं आगे चलना चाहिए। अभी ब्रेव पर्सन है, आगे क्या देखना चाहते हैं, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो ये सब मन में लेके आगे बढ़ते रहे हम लोग, तो डर के आगे जीत है। चलो देखते हैं क्या सब है, चलो चलो चलते चलो। अरे भाई तो मिल गया एक चीज, और एक ऐसे आपको डाउन, ऐसे एक स्लोप मिल गया, एक रास्ता जैसा मिल गया भाई। अब वहां पर पहुंचने के बाद ये सोच रहे कि यहां हम आए क्यों, आए तो हम आए क्यों, क्या करेंगे हम आके, यहां पर आके हम क्या करेंगे, आके क्या 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 करेंगे बताओ। और नीचे देखो सॉल्यूशन लिखा है, तो आए हैं, आ गए हैं, तो क्यों ना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करके चले जाए घर खुशी खुशी। आए हैं यहां पर इतना जोखिम भरा रास्ता तय करके, तो क्यों ना हम सॉल्यूशन का वेपर क्या है बॉइलिंग पॉइंट मेजर करके चले जाते, कुछ तो काम होगा भाई, एग्जाम में आ जाएंगे तो कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
एग्जाम में आए तो कर लेंगे इसको। चलो अब क्या हुआ कि यहां से आप नीचे चलना स्टार्ट करोगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेंगे जो कि टीबी है। और ये जो टीबी, अरे भाई टेलीविजन नहीं है, टीबी मतलब एक क्या टीबी नहीं बताया था, क्या नहीं बताया था ना? हाँ, अरे नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, ये बॉइलिंग करेंगे, ठीक है। ये टीबी जो है ना, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, किसका है? सॉल्यूशन का है। समझ में आया? ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का। बात समझ में आ रहा है? तो ग्राफ को आपको अच्छे से समझा दिए, कोई टेंशन नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इस चीज को समझ लिए तो याद रह जाएंगे, और अगर नहीं समझे तो भूल जाओगे, ठीक है। सिंपल चीज है भाई, सिंपल चीज है, समझ में आया तो याद रहेंगे, समझ जाओगे। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो सवाल कर दोगे, और अगर नहीं समझ में आया है कुछ नहीं होने वाला, रटने की कोशिश करोगे एग्जाम के पहले दिन, अब देखोगे कैसे प्रेशर क्रिएट होता है माइंड में। तो चलो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छे से समझ लो, हर चीज बताएंगे जो कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट बना देंगे। आप कोई भी सवाल आएंगे इस हिसाब से, इस फील्ड से आप कर दोगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया कहानी यहां पर से डेल्टा टीबी, यही चीज है डेल्टा टीबी। ये जो डेल्टा टीबी दिख रहा है ना यहां पर, ये आपका टीबी माइनस टीबी नॉट है, ठीक है। टीबी माइनस टीबी नॉट है, टीबी यहां पर ज्यादा रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो चलो ये चीज हो गया, यहां से पूरा कहानी बन गया। अब देखो ये हालांकि हम सोच रहे हैं कि बाद में बताएंगे, लेकिन अभी बताएंगे हम, हाँ हम अभी बताएंगे, आप लोगों को क्या चीज है। सर इतना चिल्ला रहे हैं आप, कौन सी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सॉल्यूट डाला गया है ना दोस्तों, उसको बोला था कि सॉल्यूशन में जाओगे तो चुपचाप जाओगे, चुपचाप लौट के आओगे, लेकिन नहीं, सुने नहीं, वो गया, वो टूटा, एक तो टूटा, दूसरा तो जोड़ दिए, तीसरा बहुत अच्छे बच्चे थे, वो गया और आया, मतलब टूटा भी नहीं और एसोसिएशन भी नहीं किए। इसका मतलब आप जो सॉल्यूट को भेज रहे हो सॉल्यूशन में दोस्तों, आप जो सॉल्यूट को भेज रहे हो उसमें तीन चीज हो सकता है, वो जाके ही ऐसे करके पूरा स्प्लिट कर देगा खुद को, नंबर्स बढ़ जाएगा। अब जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, बोला गया था भाई नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे ये लोग। अब देखो नंबर्स बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगा। एक सॉल्यूट है वो तो टूट गया और नंबर्स बढ़ गया उसका, तो ये हो सकता है कहानी। दूसरा बात ये कि एक टाइप का सॉल्यूट है, वो आएगा, वो आके बोलेगा कि हम 100 लेके आए, हम 50 हो जाएंगे, मतलब डाइमर फॉर्म करेंगे। हम 90 आए थे लेकिन 30 बन गए, ट्राइमर फॉर्म कर गया। हम 120 आए थे, हम अभी 30 है, इसका मतलब टेट्रामर फॉर्म कर गया। इसका मतलब सॉल्यूशन में आते ही कुछ सॉल्यूट जो होता है वो जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। तो इस टाइम क्या होता है, नंबर्स बढ़ जाता है, नंबर्स घट जाता है सॉल्यूट का, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर असर आता है। और कुछ होते हैं कि 100 आया तो 100 ही वहां पर प्रेजेंट है, 2 आया तो 2 ही प्रेजेंट है, ना तो 2 से 3 हुआ, ना तो 2 से 1 हुआ, वो जितने आए थे दोस्तों उतना ही प्रेजेंट है। 3 कहानी बना, टूटा, जुड़ा, कुछ नहीं हुआ। तो ये 3 चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इसीलिए आपको यहां पर एक फैक्टर की जरूरत है जो इस चीज को अच्छे से बताते हैं, जिसको बोलते हैं वेंटो फैक्टर। तो आई के बारे में हम लोग और भी अच्छे से पढ़ेंगे हालांकि। तो आई आपको कंसीडर करना पड़ेगा यहां पर, अगर आई का वैल्यू आपका 1 हो गया तो कोई भी एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुआ, और आपका आई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आया इसका मतलब ये टूट गया, डिसोसिएशन हुआ, और आपका आई का वैल्यू अगर लेस देन 1 हुआ तो क्या हुआ, एसोसिएशन। ये होता है एसोसिएशन, और ये होता है आपका डिसोसिएशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, कोई भी स्प्लिट नहीं होगा, एसोसिएशन भी नहीं करेंगे। इतना ही बोलना था। तो अगर सॉल्यूट ऐसा हो रहा है तो क्यों ना हम यहां पर आई वाला फैक्टर इंक्लूड कर ही देते हैं। चलो तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोगों को बताएंगे, जस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म करने दो, उसके बाद बहुत सारा चीजें बताएंगे आप लोगों को धीरे धीरे। तो समझ में आया ये चीज, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एलिवेशन तो हो गया, अब डिप्रेशन में आते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखो, इसको भी अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। देखो, डिप्रेशन होना मतलब कब हो जाना, यानी कि आइस का, अगर जैसे कि आइस है आपके पास, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आइस में अगर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, माइनस कुछ हो जाएगा, माइनस -10 डिग्री ऐसा हो गया, तो डिप्रेशन हो गया। क्यों हुआ डिप्रेस्ड? ये सी की वजह से, सोडियम क्लोराइड की वजह से डिप्रेस्ड हो गया। अब ऐसा समझो कि आप एक हिली एरिया में हो, जिसमें बर्फ का चादर से चारों तरफ भरे हैं, एकदम मतलब बर्फ में भरे हैं, चारों तरफ कवर्ड है। तो रास्ता भी अगर कवर्ड हो जाएगा बर्फ से, तो गाड़ी कैसे चलेगा बताओ? गाड़ी तो नहीं चल सकती। तो क्या करना होगा यहाँ पर? बर्फ, ऐसा चीज डालो रास्ते में जब बर्फ ना जमे। आसपास की बर्फ जमेंगे, आसपास में आइस होगा, इसमें इसमें सारे आइस बन जाएंगे, लेकिन बर्फ यहां नहीं जमेंगे रास्ते में, क्योंकि रास्ते में सोडियम क्लोराइड छिड़काया गया है। सोडियम क्लोराइड वहां पर स्कैटरिंग कर दिए, स्कैटर्ड, जिसका मतलब है कि जो पानी है वो जो इसके थ्रू जा रहा है, इसमें है प्रेजेंट, उसका पानी को ठंडा जमाने में आपको क्या करना होगा? टेम्परेचर को और भी घटाना होगा। और जिस टेम्परेचर में है अभी ये चीज, ठीक है, जिस टेम्परेचर में है ये अभी चीज, उस टेम्परेचर में ये आसपास, मतलब सड़क के किनारे जो पानी है वो बर्फ जम गया है, लेकिन सड़क का पानी अभी जमा नहीं है। तो पीछे कारण यही है कि डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। आपको अगर सड़क का पानी जमाना है, बर्फ करना है, सफेद करना है उसको, तो टेम्परेचर को और भी घटाओ, और भी नीचे ले आओ, तब जाके चीज होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं आइए फ्रीजिंग पॉइंट की। तो देखो, एक प्योर वाटर था, लेट्स सपोज यू हैव प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, आप उसको बहुत ही प्यार से TF नॉट लिखो। एक प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट TF नॉट था। अब उसमें क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन बनाया आप। क्या हुआ? एक सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन बनाया तो क्या होगा? TF होगा। अब बताओ, ये जो TF नॉट है ये ज्यादा है, TF जो है आपका कम है। यहां पर TF नॉट जो है ये आपका ज्यादा है, TF जो है कम है। अब इसमें एक डिफरेंस आपको आएंगे नजर। तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF। ये है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डेल्टा TF किसके साथ बराबर होगा? द डेल्टा TF आपको मोलालिटी के साथ बराबर होंगे। ये जो पहले में हम लोग लिखे थे ना, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू M, तो यहां पर होगा आपका डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M। अब देखो, ये जो डेल्टा TF है ना बच्चों, ये डेल्टा TF, इसको आप KF इंटू M लिख सकते हो ऐसे। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन। हाँ, अगर आई का बात करें हम, क्योंकि आई का बात ऑलरेडी हम कर लिए थे, इसको आई को भी इंक्लूड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका आई इंटू KF इंटू M। तो मोलालिटी को तो आपको समझा ही दिए, मोलालिटी को दोबारा नहीं बता रहे हैं। और हालांकि KF को बता देते, KF आपका है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, या तो इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या तो मोलर डिप्रेशन, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये ठीक है। हाँ, केबी जो था ये इसको इबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखना। बोल इबियोलोस्कोपिक, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा। अब इन लोगों का यूनिट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि के एफ का यूनिट आपको क्या होगा, देखो इस सवाल आते हैं कि डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई एम, ये आपका केल्विन है तो केल्विन, और ये मोल पर केजी होगा तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आपका यूनिट होता है के एफ का, और के एफ का जो यूनिट है केबी का यूनिट सेम होगा, दोनों सेम होगा। के एफ और केबी दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम होगा। प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। अब ग्राफ में पहुंचते हैं। चलो ग्राफ को कैसे समझें, यहां पर ग्राफ का कहानी क्या है, चलो ग्राफ इधर लिखते हैं हम। ग्राफ को इधर लिखते हैं। ये आपका वेपर प्रेशर है, ये आपका टेम्परेचर है। ठीक, अब देखो आपको ये एक एटमॉस्फेयर है, तो फ्रीजिंग करना है इसको, तो धीरे धीरे अगर ये आपका सॉल्वेंट के लिए है और ये आपका सॉल्यूशन के लिए, तो धीरे धीरे टेम्परेचर घटा होगा घटा होगा घटा होगा। ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको टी एफ नॉट, इस पॉइंट में आपका सॉल्वेंट जो है जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएगा। ओके, समझ में। अभी तक देखो सॉल्यूशन जमा नहीं, तो जमना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोलते हैं सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर इस पॉइंट में नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद आपको मिलेंगे टीएफ, तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर जम गया। तो सॉल्यूशन का अगर घटाना मतलब जमाना है, जमाने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा थोड़ा। ये है कहानी यहाँ पर। ओके, तो डेल्टा टी एफ यहां से आएगा। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का 3 पार्ट हम लोग पढ़ लिए। अब एक नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का कहानी क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो क्या है, आपको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत है। ऐसे एक सिस्टम बनाओ पहले, जहां पर पानी रखा गया है, आई मीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन रखा गया है, और ये है आपका एसपीएम, दोनों को डिफरेंट मतलब अलग किया गया है। ये एसपीएम है, मतलब इस एसपीएम के थ्रू ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्यूट का पार्टिकल्स इसके थ्रू नहीं जा सकता, सॉल्वेंट जा सकता है। अब ये देखो, ये मान के चलो आपका ये जो है इस साइड ये आपका सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ओके, और ये है आपका सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी है सी मोल पर लीटर, इसका स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कंसेंट्रेशन। अब क्या होगा कि नॉर्मली सॉल्वेंट की तरफ पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा, पानी का मॉलिक्यूल, सारी चीज बताएंगे आप लोग अच्छे से। ये पानी का मॉलिक्यूल है भाई,
पानी ज्यादा रहेंगे यहाँ पर, इधर आ जाओ तो पानी कम रहेगा थोड़ा, ठीक। पानी यहाँ पर ज्यादा है, पानी वहां पर कम है। मोर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लिखो, हर एक चीज को अच्छे से समझो। मोर वाटर कंसंट्रेशन, मोर वाटर कंसंट्रेशन, और यहां पर जो है लेस वाटर कंसंट्रेशन, लेस वाटर कंसंट्रेशन, लेस वाटर कंसंट्रेशन। अब क्या होगा कि सेमी परमियल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये जो है सेमी परमियल मेम्ब्रेन, ये आपका सॉल्वेंट को अलाउ करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये अलाउ होगा, लेकिन सॉल्यूट जो है दोस्तों ये डू नॉट पास थ्रू, इसके थ्रू नहीं जा सकता, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? आप देखो तो ऐसा अगर होता है तो इस कंडीशन में यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाना स्टार्ट कर देंगे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का बहाव, एक प्रवाह, एक इधर से चलेंगे सॉल्वेंट से लेके सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि सॉल्यूशन साइड में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, वाटर मॉलिक्यूल कम प्रेजेंट है, इसीलिए सॉल्वेंट से लेके सॉल्यूशन की तरफ एक मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अब ऐसे हालात में क्या करना है कि यहां से आपको एक प्रेशर देना पड़ेगा, जिस प्रेशर हम सॉल्यूशन साइड में डाल रहे हैं यह है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोनों तरफ काम कर ही रहा है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा में आप एक प्रेशर डाल रहे हो, जिस प्रेशर डालने से, सुनो ध्यान से, जिस प्रेशर डालने से दोस्तों ये जो प्रवाह है ना इधर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, ये रुक जाएंगे, ये रुक गया भाई। तो जो प्रेशर, मिनिमम प्रेशर आपको सॉल्यूशन साइड में डालने से, सॉल्यूशन साइड में डालने से क्या होगा, आपका प्रेशर, जो प्रेशर, मिनिमम प्रेशर सॉल्यूशन साइड में डालने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो जाना था, जो आपका एक मूवमेंट था, वो रुक गया। उसी मिनिमम प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक। अब इसका डेफिनेशन आप लोगों को बता रहे, प्रेशर भाई, प्रेशर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कि द मिनिमम प्रेशर applied, minimum pressure which can be applied to the solution side to stop the flow of solvent molecule from solvent solution, solvent side to solution side. Okay. So minimum pressure which can be applied to the solution side just to stop the flow of solvent molecule from solvent side to the solution. तो ऐसा एक मिनिमम प्रेशर जिसको आप लोगों को अप्लाई करना है इधर, जैसे कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल का जो जाना था इधर से इधर वो रुक जाए, तो ये मिनिमम प्रेशर को आपको क्या बोलना है, पाई ATM, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है, ये भी नंबर्स, सॉल्यूट के जो नंबर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। जितना कंसंट्रेशन आपका ज्यादा होगा, इस तरफ ध्यान से सुनो, जितना कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, अगर आपको देखोगे, चेक करोगे कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपको ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ रहा है उसको रोकने के लिए। जितना प्रेशर आप यहां पर लगा रहे हो उससे ज्यादा प्रेशर आपको लगेंगे जब आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे। आपको ज्यादा प्रेशर की जरूरत होगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, यानी कि मोलरिटी, यहां पर हम लोग मोलरिटी यूज करेंगे कंसंट्रेशन टर्म के हिसाब से,
मोलरिटी नहीं यूज करेंगे, या तो मोलरिटी यूज नहीं करेंगे हम लोग, सॉरी नॉर्मलिटी यूज नहीं करेंगे हम लोग, मोलरिटी यूज करेंगे, सीधी सी बात है। तो मोलरिटी पढ़ेंगे तो पाई आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगा। तो पाई जो है ये दोस्तों प्रोपोर्शनल टू सी है, पाई जो है प्रोपोर्शनल टू टी है। तो अगर हम इसको एक साथ लिखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, ये पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। ओके, अब ये कांस्टेंट को हटाएंगे तो कांस्टेंट को हटाने के बाद आपको एक कांस्टेंट आएगा, आई मीन प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं आर। तो पाई समान हो गया सी आर इंटू टी। अब सी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सी समान होता है आपका एन बाई वी। तो हम यहाँ पर सी के प्लेस में एन बाई वी भी लिख सकते हैं, यानी कि पाई बराबर हो गया आपका एन बाई वी इंटू आर टी। ओके, अब देखो एक काम करो, आप इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, पाई इंटू वी समान एन आर टी, पाई इंटू वी इज इक्वल टू क्या होगा एन इंटू आर इंटू टी। तो ये कुछ पीवी इज इक्वल टू आर टी के बराबर हो रहा है, पीवी इज इक्वल एनआरटी के जो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन उसके हिसाब से। आर आपका यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू आप यहाँ पर लेने वाले हो वो एटीएम में अगर रहेगा तो आपको 0.082 ये चीज यूज करना पड़ेगा। आर का जो वैल्यू होगा आपको 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, लीटर एटीएम में लेना पड़ेगा 0.082। तो ये हो गया आपका कहानी कंप्लीट यहाँ पर। और हाँ, ये हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर एक नॉर्मल रेंज में रहता है, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं दोस्तों, प्रोटीन, ठीक है, इस टाइप का जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, तो वो लोग क्या होता है हायर टेम्परेचर में जम जाते हैं, फ्रीज हो जाए, आई मीन कोआगुलेट कर जाते हैं। तो जैसे ना हो कोआगुलेट, तो इसीलिए यहाँ पर जैसे मॉडरेट रहता है टेम्परेचर, तो उस टाइप का जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन टाइप का, तो उन लोगों को मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, प्रोटीन का क्या होता है मोलर मास कैलकुलेट करने में हम लोग इसको यूज करते हैं, मोलर मास कैलकुलेशन हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया कि यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। अब इसमें अगर आई की बात हम लोग करेंगे तो आई आएगा, तो आई आने से क्या होगा यहाँ पर पाई वी समान आई इंटू एन आर टी। तो आई आएंगे तो आई को कंसिडर जरूर करें, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे का कहानी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। कितना टाइम हो गया, देखो अब यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर में तीन चीजें आपको ध्यान देना होगा कि एक होता है आपका दो सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दो सॉल्यूशन है जिसमें एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और एक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो ऐसे दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, जैसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है लेट्स सपोज, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन रखो इसमें। तो इसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये पाई 1 है और इसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2, ठीक है। दो अलग अलग सॉल्यूशन है जिसमें अलग अलग जो ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब मान के चलो कि दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किए तो दोनों में समान आ गया, तो एक नंबर कंडीशन में ये हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई 1 बराबर आपका पाई 2 आ गया, तो फिर एक दूसरे का क्या है आइसोटोनिक है, आइसो, ठीक है, एक दूसरे का क्या है ये आइसोटोनिक है, एक दूसरे का क्या है ये आइसोटोनिक है। अब देखो दूसरा बात कि पाई 1 आपका ग्रेटर देन पाई 2 हो गया, तो पाई 1 को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और पाई 2 को बोलेंगे
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब इसको और भी अच्छे से गहराई से थोड़ा समझते हैं। देखो, जैसे ब्लड, जो हम लोग को ब्लड है आरबीसी, तो सेलाइन वाटर दिया जाता है, तो सेलाइन वाटर जो होता है, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि आप लोग लिखे होंगे सारे चीज। सेलाइन वाटर जो देते हैं दोस्तों, सेलाइन वाटर में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन रहते हैं। कितना परसेंटेज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होना है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो, अगर आप एक बीकर में एक सॉल्यूशन लेके आरबीसी को दिए, आरबीसी, अब देखो आरबीसी और ये दोनों, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों समान समान है तो टिक जाएंगे, ये कुछ नहीं होगा, जो कि मतलब होना चाहिए। ठीक है, आइसोटोनिक होना चाहिए जो भी हम लोग सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, बॉडी में ले रहे हैं। ठीक है, जो ब्राइन सॉल्यूशन, जो सॉल्ट, मतलब जो आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है ना, तो वो जो बॉडी में लिया जाता है वो आरबीसी के साथ आइसोटोनिक होना चाहिए, सेलाइन वाटर। ठीक, तो कितना बनता है, 0.84% NaCl सॉल्यूशन लेते हैं, तब जाके ये आरबीसी के साथ, ये जो है आरबीसी रेड ब्लड सेल के साथ आइसोटोनिक होगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। मान के चलो 0.84 नहीं हुआ और ये सॉल्यूशन के साथ, ये जो सॉल्यूशन था यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन, वो आपका हाइपरटोनिक हो गया, ये आपका क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, लेट्स सपोज। किसके रेस्पेक्ट में, ना आरबीसी के रेस्पेक्ट में, आरबीसी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, हाइपरटोनिक। तो आरबीसी हाइपोटोनिक हो गया। अब हाइपरटोनिक हो गया तो क्या है कि आरबीसी के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल खींच के बाहर लाएंगे। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का जो पानी है अंदर, वो आपको बाहर चले आएंगे, बाहर आरबीसी के अंदर से पानी बाहर चले आएंगे और आरबीसी जो है वो सिकोड़ जाएंगे, श्रिंक, SHRINK, श्रिंक, क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएंगे, ये होता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक सॉल्यूशन में, ऐसा एक सॉल्यूशन में डालें इसको, ऐसा एक सॉल्यूशन में डालें जहां पर आरबीसी जो है, ये खुद आरबीसी खुद आपका हाइपरटोनिक है, आरबीसी यहां पर हाइपरटोनिक हो गया और बाहर जो सॉल्यूशन है वो आपका हाइपोटोनिक हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, इस हालात में क्या होगा, पानी इसके अंदर एंट्री करेंगे, पानी क्या होगा, इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो पानी अगर आरबीसी के अंदर एंट्री करेंगे तो आरबीसी फूलेंगे, मोटा होगा, और ऐसे ऐसे करके क्या होगा, बर्स्ट कर जाएंगे। तो आरबीसी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, बर्स्ट, आरबीसी फूट जाएंगे। ठीक है, आरबीसी फूट जाएगा, आरबीसी फूट जाएगा, बर्स्ट कर जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि कितना होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, 0.84% सोडियम क्लोराइड। जो रेसिन सीड होता है, काजू, किशमिश, किशमिश का जो दाना होता है, ये किशमिश का दाना होता है, ये आप ऐसे पानी में रख दो, भिगा के रख दो पानी में, तो कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा कि ये बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जो रेसिन सीड होता है दोस्तों, इसके अंदर जो है ये हाइपरटोनिक होता है, ये हाइपरटोनिक होता है, और बाहर का जो पानी है ये आपका हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक। तो ऐसे में क्या होगा, पानी अंदर घुसेंगे, क्योंकि इसका जो वाल होता है ये आपका सेमी परमिएबल जैसे काम करेंगे, SPM, तो पानी घुसेंगे उसमें, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और ये धीरे धीरे फूलेंगे ऐसे, तो सॉइल कर जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सॉइलिंग होगा। ये देखिए हम लोग एकदम प्रैक्टिकली। ओके, ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें इसके बाद आपको एक चीज और बता रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस करके भी एक चीज होता है। क्या है कहानी, देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस करके जो कहानी आता है वो क्या है, उसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो
कि जो डायग्राम हम लोग बनाए थे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने के लिए, उसको फिर से एक बार दोबारा बनाओ, छोटा सा करके बनाओ। ओके, तो ऐसा हो रहा था कि ये सॉल्यूशन था आपका, ये आपका सॉल्यूशन था इधर सॉल्यूशन साइड, और ये आपका सॉल्वेंट। तो इस साइड हम लोग क्या किया, पाई एटीएम प्रेशर डाले, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जो कंटिन्यूअस फ्लो था वो बंद हो गया, ये तो पाई एटीएम हो गया। अब एक काम करो, पाई एटीएम से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो, पाई एटीएम से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो, आप इससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो। आप क्या किए, पाई एटीएम से ज्यादा मोर प्रेशर अप्लाई किए, ग्रेटर। तो पाई एटीएम से अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे यहां पर, तो एक ये चीज बनेगा कि पानी का जो पहले बहाव इस तरफ से इधर था, अभी पानी का फ्लो इधर हो गया, चेंज हो गया, मूवमेंट चेंज कर लिया। यानी कि सॉल्यूशन में आपका पानी जो प्रेजेंट है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड को छोड़ के अभी सॉल्वेंट साइड में जाना स्टार्ट कर देगा। और ऐसे करके करके क्या होगा, इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे सॉल्यूशन में से सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल छोड़ के चले जाएंगे और उसमें सॉल्यूट ही सिर्फ बचा रहेगा। क्या होगा, उसमें सिर्फ सॉल्यूट ही आपका बचा रहेगा। और ऐसे जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस से जो रिवर्स ऑस्मोसिस से आपका समुद्र का पानी से, मतलब सॉल्ट प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्ट फॉर्मेशन फ्रॉम सी वाटर। समुद्र का पानी से क्या होता है, सी वाटर से आपका सॉल्ट बनाया जाता है, ऐसे करके। ये होता है आपका आरओ या तो रिवर्स ऑस्मोसिस। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये थोड़ा सा बता देते हैं आपको। हालांकि ये बताया हुआ है इसी वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं। आई का जैसे कि जिक्र हुआ था, तो आई आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जब आप देखोगे कि एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आई का बात क्या है, तो अगर डिग्री ऑफ हम बात करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, तो ये आता है आपका अल्फा बराबर I माइनस 1/n-1। अब ये अल्फा अगर मान के चलो कोई आयोनिक सॉल्ट है, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन, तो उसमें आपका 100% होगा, यानी कि 1 होगा वैल्यू। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, तो आप अल्फा का जो वैल्यू होगा ये आपका 1 होगा, 1 होगा। अब देखो ये जो n है दोस्तों, n ये आपका जैसे मान के चलो आपका आयोनिक सॉल्ट है AB टाइप का, तो यहां पर आपका n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि A पॉजिटिव और B नेगेटिव, 2 आयंस बना पर मॉलिक्यूल्स में से 2 बन रहे हैं, तो I का वैल्यू n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो देखो I कितना होता है यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, 1 इजिकल्स टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो I का वैल्यू आपका यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। तो कंप्लीट डिसोसिएशन करेंगे तो n का वैल्यू और I का वैल्यू बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होंगे, 50% होंगे, तो उसमें आपको I का वैल्यू ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हो गया आपका I का अल्फा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, देखो इसमें हम इसको बीटा करके अगर लिखेंगे, तो बीटा बराबर आपका हो जाएगा I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/n-1, ठीक है, 1/n-1। तो यहाँ पर डाइमराइज होगा, तो डाइमराइज होगा तो कंप्लीट डाइमराइज होगा, मान के चलो 2 A मॉलिक्यूल है, तो ये आपका A2 बन गया।
आपका ट्राइमराइज होता है तो ट्राइमर होता है तो 3A3 बन रहा है। तो यहां पर n का वैल्यू 3 हो जाएगा, यहां पर n का वैल्यू 2 हो जाएगा। इस केस में आपका n का वैल्यू 2 हो जाएगा, इस केस में आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसमें नंबर संख्या जो है नंबर कम हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। ओके, जैसे एसिडिक एसिड आपका डाइमर होता है, बेंजोइक एसिड डाइमर करते हैं, राइट। तो आई को आप कैसे डिफाइन करोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मिलके, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को का सहारा लेके उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो तो कैसे आया, कैसे, ठीक, ये चीज आया कैसे, तो वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं इसको, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। तो I इजिकल्स टू, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक होता है आपका, जैसे आप डेल्टा टीवी मान के चलो, डेल्टा टीवी, तो डेल्टा टीवी आप कैलकुलेट किए और डेल्टा टीवी डैश आपको आ रहा है, मतलब एग्जाम एक्सपेरिमेंट करके आ रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके आपका आ रहा है डेल्टा टीवी। तो एक होता है आपका जो कैलकुलेटेड वो, और एक होता है आपका एग्जाम बोल रहे हैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ठीक। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक होता है कैलकुलेटेड। तो ये आपका मान के चलो कैलकुलेट करने के बाद आया, कैलकुलेटेड, और ये आपका क्या है, ऑब्जर्व्ड, ठीक, ये ऑब्जर्व्ड आया। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम करेंगे तो आएगा, ठीक है। जैसे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, ठीक। अब अगर हम बात करें मोलर मास, तो एक में आपका मान के चलो मोलर मास आ रहा है M2 और एक में आ रहा है M2 डैश, तो ये ऑब्जर्व्ड आया और ये आपका कैलकुलेटेड था। तो मोलर मास के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो ये होगा आपका कैलकुलेटेड मोलर मास पहले ऊपर और नीचे आपका ऑब्जर्व्ड मोलर मास, यानी कि कैलकुलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड, ठीक, ये हो गया एक। नेक्स्ट ऐसे भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट I बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या है ये, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन। तो ऐसे बहुत सारे तरीका है जिससे आप I को डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो I हो गया। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पर जो मोलर मास अगर आप I को कंसीडर करके करोगे तो वहां पर आपको एबनॉर्मल मोलर मास करके एक चीज आता है। जैसे अगर आप डाइमर हो रहा है तो मोलर मास आपका जो आएगा, ठीक है, जो डबल आएगा। जैसे आपको किसी का मोलर मास आपको 60 ऐसे नॉर्मल आना चाहिए, राइट। नॉर्मल कितना आना चाहिए,
60 आना चाहिए, लेकिन ऑब्जर्व करके आपका 120 आ रहा है। जैसे हम अगर मान के चलो किसी का मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास आपका कितना है, नॉर्मल मोलर मास आपका 60 है, 60 ग्राम पर मोल। लेकिन आप जैसे कैलकुलेट, आप जैसे उसको कैलकुलेट करने के बाद ये आया, ये नॉर्मल था मतलब आप कैलकुलेट किए तब आ रहा है। और ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल जो आपका आया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपका जो मोलर मास आया, ये आपका आया 120 ग्राम पर मोल। ठीक, कितना है, 120 ग्राम पर मोल। तो आई यहाँ पर क्या होगा पता है, आई देखो ये एसोसिएशन हुआ है, तो आई आपका हाफ होना चाहिए। तो इसलिए कैलकुलेटेड जो है आपका, कैलकुलेटेड जो वैल्यू है ये आपका ऊपर रहेगा 60 और नीचे जो है आपका एक्सपेरिमेंटली डबल हो गया, तो ऐसा करके हाफ आता है। ठीक है, तो ये सारा कहानी जो आप लोगों को बताएं सारा चीज सही है एकदम। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बना दिए। आप इस वीडियो को देखो बार बार, एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखो, 3 बार देखो। और देखने के टाइम ऐसा मत सोचो कि चलो ये हम पूरा मतलब आप लोगों को समझाने की कोशिश करें कि भाई ठीक है, आप ये कोई पेड कोर्स नहीं है, ये तो नहीं है, फ्री है अवेलेबल, लेकिन हम पूरा अपने पूरा 100% देके ये चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो के बाद, वीडियो देखने के बाद आप लोग को ये चीज समझ में आ ही गया है कि हम मेरे तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि हाँ जैसे हम समझा पाए, जैसे मेरे को जितना पता है हम अपने बच्चे को समझा पाए हैं, जैसे उन लोगों को ये सारे चीजें दिक्कत ना करे, वो लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो वही कोशिश रहता है मेरा हर एक वीडियो में। तो आशा करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया और कंप्लीट भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग किसी और चैप्टर के ऊपर बात करेंगे और उसी को इस हिसाब से 1, 2, 3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो मेरा इस साल यही टारगेट रहेगा दोस्तों कि पूरा क्लास 12 का जैसे पूरा प्लेलिस्ट एकदम तैयार रहे, आप लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।